और मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एडॉप्शन लीव फॉर एडॉप्टिव मदर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एडॉप्शन जो मैटरनिटी लीव रहती है वो 3 महीने की छुट्टी तभी मिलती है जब बेबी इज लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड। बट आई डाउट कि हमें मतलब एक बच्ची या बच्चा मिले जो 3 महीने से कम की उम्र का हो। जी जी। तो ऐसे स्थिति में जैसे मदर और बच्चे का बॉन्डिंग शुरुआत के दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे कि मैटरनिटी लीव की जो एंट्री एज है मतलब सिर्फ 3 महीने तक सीमित ना रहे और मतलब इवन 2 साल तक की बच्ची के लिए भी वो एडॉप्शन लीव का कुछ लॉ बना जा सके? जी कृष्णा जी, हम पूछते हैं है क्या वाकई में 3 महीने से छोटे बच्चों के लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसकी एक अमेंडमेंट भी आई है 1-2 साल पहले, उसको मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। उसमें 2 बदलाव की गई। एक तो ये 3 महीने की छुट्टी को लीव को जो मैटरनिटी लीव है उसको बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया। दूसरा था लीव की कमेंसमेंट होती थी जब लीगल एडॉप्शन ऑर्डर आ जाता था उसके बाद, बट कई बार लीगल एडॉप्शन ऑर्डर आने में वक्त लगता था। तो जब से प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में बच्चा फिजिकल कस्टडी में आ जाता है तब से ये लीव शुरुआत होने की प्रावधान हो गई। तीसरी बदलाव जो आई वो थी पहले लीव 1 साल के उम्र के बच्चे खत्म होने के एज होने के पहले लीव खत्म करनी पड़ती थी, उसको चेंज करके स्टार्टिंग 3 महीने के पहले कर दिया गया। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट इनका कहना बिल्कुल सही है कि 3 महीने से छोटा बच्चा जे एक्ट के तहत एडॉप्ट बहुत कम ही हो पाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट से अभी मेरे ख्याल से वंचित रह जा रहे हैं। तो हमने इसका ऑलरेडी पॉलिसी में चेंज के लिए हमने DOPT को फॉर गवर्नमेंट दिस थिंग और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो छुट्टी और इसकी जो नोटिफिकेशंस करते हैं उनको हमने लिखा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी उम्र का बच्चा हो उसकी बॉन्डिंग के लिए, उसके इनिशियल देख रेख के लिए छुट्टी मिलना चाहिए। तो हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें ये भी बदलाव आ जाए ताकि किसी को इससे वंचित ना रहे इस बेनिफिट से। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलोर से, हमारे साथ संदीप हैं। पूछिए संदीप जी। हाँ, एक्चुअली मेरा ये सवाल है कि नॉर्मली एडॉप्शन अगर मैं शुरू करता हूँ जनवरी 2020 से, सपोज मैं आज फॉर्म फिलअप किया वगैरह, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट रेफरल जो शुरू होगा, अभी बाय द वे मैंने कुछ फ्रेंड लोगों से भी बात किया है, तो मेरा जो फर्स्ट रेफरल शुरू होगा वो ऑलमोस्ट 2022 जनवरी के बाद शुरू होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस, आप अभी बता रहे थे कि कई सारे बच्चे हैं जिनको एडॉप्टिव पेरेंट्स चाहिए, बट इतना लंबा वेटिंग पीरियड थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। तो जी दीपशिखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि क्या जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम बाउंड किया जाए, थोड़ी जल्दी हो, या फिर जल्दी ना करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो सुनिश्चित करती है एजेंसी और कारा वो एक वजह है? कारा एज यूजुअल जैसे ये एक फ्रेम करते हैं, रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी है। अदरवाइज ये टाइम बाउंडेशन एक तरह से ज़रूरी भी है जी, बिकॉज अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है, इसलिए इसमें टाइम बाउंडेशन का एक वो है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, कि उन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी होती है। आप होम रिपोर्ट भी मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। 3.5 साल पहले जब मैं कारा ज्वाइन किया था उस समय वेट पीरियड जो है ये रेफरल की वेट कर रहे हैं, उसके बाद कई सारी प्रक्रिया होती है, उसके लिए टाइमलाइंस निर्धारित है। जैसे 10 दिन के अंदर कोर्ट में पिटीशन फाइल होगा, 20 दिन के अंदर एडॉप्शन कमेटी उसकी मीटिंग करती है, 2 महीने के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर देना है। तो हर चीज़ की टाइमलाइन फिक्स्ड है। ये बात कर रहे हैं कि जब ये रजिस्टर करते हैं और रेफरल जो पहला मिलता है उसकी वेट की पीरियड में, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास हर महीने तकरीबन 1000 फैमिलीज या पेरेंट हैं जो रजिस्टर करते हैं। और मेरे पास जो लीगली फ्री होते हैं बच्चे छोटे, भारतवर्ष में जनरली सारे लोग 6 साल से कम उम्र के बच्चे लेने चाहते हैं। बड़े बच्चे की रिक्वायरमेंट या चॉइस बहुत कम फैमिलीज के पास है। तो हम 300 से 350 बच्चे ही हम हर महीने छोटे बच्चे जो हैं नॉर्मल उनको लीगली फ्री कर पाते हैं पेरेंट्स में देने के लिए। तो हर महीने 600-650 फैमिलीज जो हैं वो क्यू में जुड़ते जा रहे हैं। तो आज अगर जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो तकरीबन 25,000 फैमिलीज हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वेटिंग फॉर एडॉप्शन है। तो ये क्यू लंबा होते जा रहा है, इसलिए वेट पीरियड बढ़ रहा है। 3 साल पहले ये 8-9 महीने था, अभी तकरीबन 2 साल हो गया है। तो ये थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि ना हमारे दायरे में ज़्यादा बच्चे आएँ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से, तो ताकि वेट पीरियड को कम किया जा सके। जी बिल्कुल। एक मेल है हमारे पास, हम लोग बच्चा लेने के लिए इच्छुक हैं, गोद लेने के लिए, हमारी कागजी कार्रवाई भी हो गई है। एक दिक्कत आ रही है, हम दोनों 45 और 46 की उम्र के हैं, इस वजह से कुछ बातें हमें कारा एजेंट द्वारा बताई गई, मुझे उस बारे में जानकारी चाहिए। दीपक जी, पहला सवाल है, क्या हमें 4 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं मिलेगा? क्या मिशैप सर्टिफिकेट 40 साल के कम उम्र के रिश्तेदार दंपत्ति का होना ज़रूरी है? 40 से ज़्यादा उम्र के अनमैरिड रिश्तेदार से ये सर्टिफिकेट क्या हम नहीं ले सकते? और कोई भी रिश्तेदार इस तरह की सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पर देने से कतराते हैं। ये तमाम कुछ बहुत ही लीगल टर्म्स भी हैं इसमें, ये समाधान बताएं इनका। पहला प्रश्न था कॉम्पोजिट एज के बारे में पूछ रहे थे। तो हमारे रेगुलेशंस में क्लियर दिया हुआ है कि अगर एज ए दंपत्ति आप अडॉप्ट कर रहे हैं
तो 4 साल से छोटा बच्चा लेने के लिए आपको 90 से कम होनी चाहिए कॉम्पोजिट एज। तो ये 45 + 46 इफ दे हैव क्रॉस 90, फिर इनकी एलिजिबिलिटी 4 साल से ऊपर के बच्चे की होगी। ये 4 साल से कम उम्र के बच्चे की एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी इनकी। दूसरा प्रश्न इनका था अगर ये है तो बेसिकली कोई भी सिबलिंग से ले सकते हैं। हमने कोई ऐसा स्टिपुलेशन नहीं किया कि 40 साल से कम के ही हों, क्लोज रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर ये 5 साल का बच्चा लेते हैं तो बच्चा अगले 13 या 14 साल तक माइनर रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का लेना चाहिए कि जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 13-14 साल क्रॉस कर सके। दीपशिखा जी, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का क्या भूमिका होती है, और जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है? ये सवाल भी है इनका। नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको यही नहीं मालूम है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स अनसाउंड है माइंड, या मेंटली वो प्रिपेयर है एज अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर की वो मतलब एक तरह से जो बच्चा आप लेने जा रहे हैं उसके आप लायक हैं लेने के कि नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप जो झूठ के आधार पर तो नहीं ले रहे हैं, या आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन कोई गलत तो नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियली वेल सेटल्ड होना चाहिए, और आपको बच्चा लेने के लिए आपका एक इंटेंशन मतलब एक केयरिंग होना चाहिए, जिसका कि आप भरण पोषण कर सकें, आप उसे भोजन वस्त्र और जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी एजुकेशन दे सकें, आप उसको एक तरह से चिकित्सा मेडिकल सारे इंतज़ाम कर सकें उसको। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन एक तरह से आपका ऑन होल एक प्राइमा फेसी देखती है कि जो इंटेंशन है वो क्या है। जी, एक चीज़ ऐड करूंगा, मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन के लिए आप हमारे एडॉप्शन रेगुलेशंस हमारे वेबसाइट पे है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक शेड्यूल 6 मिलेगा आखिरी में। उसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो लिस्टेड है। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट की हम मांग करते हैं। एंड पुलिस वेरिफिकेशन ऐसी कोई डॉक्यूमेंट उसमें लिस्टेड नहीं है। और ये जो हमारे साथ बता रहे हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं, बेसिकली होम स्टडी के बारे में बोल रहे हैं। तो एक सोशल वर्कर विजिट करता है और ड्यूरिंग द होम स्टडी वो ये सारी चीज़ असर्टन करता है, उसकी भी फॉर्मेट शेड्यूल में दी हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ एलिजिबिलिटी या सूटेबिलिटी देखते हैं वो होम स्टडी के थ्रू एक सोशल वर्कर देखते हैं। एक और मेल ले लेते हैं। हिमांशु जी, ये अनीता है, लिखती हैं कि मेरा तलाक हो गया है और तलाक के 2 साल बाद ही मैंने एक बच्चा गोद ले लिया था। अब मेरी शादी की बात चल रही है, क्या मैं शादी कर सकती हूँ, और अगर मैं करती हूँ तो क्या मेरे बच्ची को जो मेरे संभावित पति होंगे उन्हें भी गोद लेना होगा? नहीं, वो शादी कर सकती हैं और जो होने वाले उनके पति हैं उन्हें गोद लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो है वो नेचुरली अडॉप्ट किया है, शादी के पहले अडॉप्ट कर रही हैं, तो नो नीड टू टेक कंसेंट। जी, यानी कि कोई फिर से दोबारा किसी अडॉप्शन प्रोसेस में इन्हें जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम जानते हैं कि गोद लेने की प्रक्रिया क्या है। हमने बात की दिल्ली के एक अनाथालय मातृछाया के अधिकारी राकेश सिंह से। जो भी पेरेंट्स बच्चा लेना चाहते हैं तो वो एक कारा ने एक पोर्टल बना रखा है, ये मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो उन्होंने एक ऑटोनोमस बॉडी बना रखी है जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये जो कारा है, जिसका नाम कारा है शॉर्ट में, तो ये कारा जो है वो अडॉप्शन का सारा काम देखती है भारत में भी, और लगभग 40 देश और हैं जिनमें ये सारा काम चलता है। तो भारत में जैसे किसी को बच्चा अगर गोद लेना है तो उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्मेट बना रखा है। उस ऑनलाइन फॉर्मेट पर कोई भी पेरेंट्स जिनको बच्चा लेना है, जो बच्चा लेना चाहते हैं, उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के बाद क्या होता है, एक 5-6 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने पड़ते हैं कि आप विदिन 30 डेज 30 दिन का समय होता है, आप अपनी होम स्टडी करवा लीजिए। तो होम स्टडी में क्या होता है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन भरते हैं उसका एक वेरिफिकेशन होता है। तो वो हमारे सोशल वर्कर जाते हैं और वो जा कर के वहाँ उनके परिवार में जा कर के उनसे सारी बात करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सारे चेक करते हैं, उनका रेजिडेंस देखते हैं, उनका आचार व्यवहार कैसा है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या इनकम है, मतलब कुल मिलाकर के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, वो सारा देख करके और वो एक होम स्टडी रिपोर्ट बनती है। वो सारी चीज़ भर करके वो एक 12-13 पेज की रिपोर्ट होती है, वो कारा के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। फिर वो पेरेंट्स जो है वेटिंग में लग जाते हैं। उसमें एक तो लीगल फ्री सर्टिफिकेट होता है जो CWC जारी करती है, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है उनकी CSR होती है, उसकी एक तरह से बैकग्राउंड दी जाती है, बच्चे की कहाँ से आया है, कैसा आया है, उसमें ब्रीफली होता है, उसमें बच्चे का ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होती है। तीसरी होती है उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, बच्चे ने जब से आया है तब से उसका मेडिकली बैकग्राउंड कैसा रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी तीनों चीज़ होती हैं और वो पेरेंट्स को बताई जाती है कि आप उन सारी चीज़ों को देख लीजिए और देखने के बाद 48 आवर्स में अपना जवाब दे दीजिए कि हम बच्चा उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जब बच्चा पेरेंट्स सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, एजेंसी का काम हो जाता है शुरू। एजेंसी क्या करती है कि उन पेरेंट्स को बुला करके विदिन 20 डेज उनकी एक अडॉप्शन कमेटी की मीटिंग की जाती है। उस अडॉप्शन कमेटी की मीटिंग में एक तो मैंडेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर,
जो गवर्नमेंट की तरफ से तय किया जाता है वो आते हैं, और 2-3 लोग जो है, एक डॉक्टर होते हैं और मैनेजिंग कमेटी जो होती है, संस्था की जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके मेंबर्स होते हैं, जो हेड होते हैं वो होते हैं। तो 3-4 लोगों को लेकर के, और सोशल वर्कर होता है, उनको लेकर के एडमिशन कमेटी की मीटिंग की जाती है। तो उनके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल कॉपी उनकी देखी जाती है, और उनका वेरिफिकेशन एक तरह से किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो उनको बताई जाती है कि भाई इनको ठीक कर लीजिए। ऐसे करने के बाद अगर वो अप्रूवल हो जाता है, एडॉप्शन कमेटी पास कर देती है कि बच्चा इनको दिया जा सकता है, परिवार ठीक है, इनकम ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, तो फिर जो उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है कि आप बच्चा जो है ले सकते हैं। और फिर जब उनके लिए यस हो जाता है तो उनके पास एक मैंडेटरी ऑप्शन होता है कि बच्चे को वो कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, उनके ऑप्शन में होता है। मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं करवाएं, वो नहीं करवाना चाहें तो नहीं करवाएं, लेकिन हमारी तरफ से, एजेंसी की तरफ से ये होता है कि वो करवाएं, जिससे बाद में कोई दिक्कत उनके सामने नहीं आए। वैसे एजेंसी का ये फ़र्ज़ होता है कि उसके बारे में कोई भी दिक्कत है, अगर मेडिकली उसको कोई दिक्कत है, इशू है, तो पेरेंट्स को बताएं, ठीक है। फिर भी उनको ये राइट दिया जाता है कि आप कोई भी टेस्ट करवाइए बच्चे का, और टेस्ट करवा करके उसकी रिपोर्ट आप हमें दीजिए, और उसके बेस पे, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने हाँ भी कर दिया तो मेडिकल के बेस पे वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो विस्तार से हमने जाना कि क्या वो प्रक्रिया है, किस तरह से आप एजेंसी में जा सकते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, कारा को सीधे आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अडॉप्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक मेल है हमारे पास, ये कनाडा से हैं, आपका शो ऑनलाइन देख रहा हूँ। मैं भारत से एक बच्चे को गोद लेने के लिए इच्छुक हूँ, और मुझे किस प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा, कहाँ के लॉ जो हैं वो मेरे ऊपर लागू होंगे? जी दीपक जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बेसिकली ये इंटर कंट्री अडॉप्शंस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है हेग कन्वेंशन जो 1993 का उसका सिग्नेटरी है, और कनाडा भी है जी। तो ये बहुत ही सुचारू रूप से भारत और कनाडा के बीच में अडॉप्शन होता है। जैसे भारत में हम सेंट्रल अथॉरिटी हैं, वैसे कनाडा में एक नहीं बट एक से ज़्यादा वहाँ प्रोविंशियल सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं। तो वहाँ 6-7 प्रोविंस है, सबकी एक सेंट्रल अथॉरिटी है। और कनाडा के एडॉप्शन सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसीज, आफा। वो वहाँ पे 4 मेरे ख्याल से आफा अभी कनाडा से हमारे यहाँ रजिस्टर ऑथराइज्ड हैं। अगर कारा की वेबसाइट पे ये जाएंगे तो चारों का डिटेल, उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। जो भी इनका नियरेस्ट है, आप वो उनसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और एज इंटर कंट्री अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो एजेंसी समझा देंगे, वो वहीं से एजेंसी रजिस्टर करेगी इनके बिहाफ पे, और सारी होम स्टडी बाकी जितने तथ्य होते हैं करके एजेंसी अपलोड कर देती है। सही समय आने पे हम उनको रेफरल देते हैं, और वो लीगल प्रक्रिया के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन कर सकते हैं। और उसमें बच्चे की सारी हक कानूनी तौर पे हर जगह प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि जब भारत आर्टिकल 17 के तहत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करता है कन्वेंशन के आर्टिकल के तहत, उससे पहले जो रिसीविंग कंट्री है, भारत स्टेट ऑफ ऑरिजिन कहा जाता है, और रिसीविंग कंट्री जहाँ बच्चा हैबिचुअली रहने जाता है, तो वहाँ की भी सारी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ उनको वहाँ पे मिल जाती है। उसको वीज़ा जैसे एडॉप्शन होता है मिल जाता है, और अगर सिटीजनशिप एडॉप्टिव पेरेंट्स का कनाडा का है तो बच्चे को इमीडिएटली सिटीजनशिप भी मिल जाता है वहाँ जाने पर। जी चलिए, अनूप हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। अनूप जी, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं अनूप जेठवा बोल रहा हूँ गुजरात से जी। मेरी सिस्टर को एक 3 साल का बच्चा है, और अभी उसको रिसेंटली ट्विंस आए, एक लड़का और एक लड़की जी। तो उनके टोटल 3 बच्चे हो गए, और मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी एक लड़का है। तो अभी उनको जो ट्विंस आए, एक लड़का और लड़की, उसमें से लड़की को मैं एडॉप्ट करना चाहता हूँ जी। तो मुझे क्या लीगल प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इनका एक बेटा है, अब ये बेटी अडॉप्ट करना चाहते हैं और बहन से ही करना चाहते हैं जी। अच्छा, इसमें ये अगर हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लड़की नहीं है तो ये लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी बहन भी हिंदू गिवर होगी। तो ये सबसे सिंपल प्रक्रिया इनके लिए हो जाएगा कि ये डीड बना के ये अडॉप्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये हामा का वो क्राइटेरिया मीट करते हैं, जो कि बच्ची और उनके पेरेंट के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, जो होना मेरे ख्याल से होगा। दूसरा है ये जे एक्ट, जो कॉमन लॉ है जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, उसके अंदर भी रिलेटिव अडॉप्शन की प्रोविजन है। ये हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो उनको एक लिंक मिल जाएगा रिलेटिव अडॉप्शन का, उसमें ये अपना सारा फॉर्म भर के और अपनी डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देंगे जी। जैसे अपलोड होगा तो इस जिस भी जगह पे ये रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट में हम सारी डिटेल्स भेज देते हैं। वो इनकी रिलेशनशिप सिर्फ वेरीफाई करके हमें बताती है। जैसे उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई होकर हमारे पास आ जाती है, हम एक अप्रूवल लेटर इशू कर देते हैं, जिसके बेसिस पे ये कोर्ट में जाके कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं अंडर जे एक्ट। तो वो रिलेटिव अडॉप्शन ये कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे साथ अर्पण जुड़े थे अम्बाला से, उनकी कुछ क्वेरी रह गई है, फिर से उनके कॉल को हम शामिल कर रहे हैं। अर्पण जी, पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, एक चीज पूछना था आपसे, जो एक पॉइंट उठा था कि जैसे मेरी सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर जो है आफ्टर 2 इयर्स आ गई थी जी इस अर्थ पे। तो उसमें क्या है कि मेरे स्टेप पेरेंट्स ने मेरे को 2 साल पहले अडॉप्ट किया था। उनको नहीं पता था कि डॉटर आने वाली है इस दुनिया में, ठीक है। तो अब क्या है कि अब उसकी मैरिज हो गई है। अब मैं जैसे आपको बताया था कि मेरा पढ़ाई अच्छा है,
ठीक है जी। तो उसमें मैं जब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके बाद कोई आके उल्टा सीधा बोल देता है, और पेरेंट्स मेरे अच्छे हैं, मेरे स्टेप पेरेंट्स अच्छे हैं, बट क्या है कि कोई मिसगाइड कर रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये एलिगेशंस, जो फॉल्स एलिगेशंस में, जो कि अब मैं बता नहीं पा रहा हूँ टीवी पे, क्योंकि देखिए आप चाहते क्या है, हम ये बहुत समझना चाहेंगे अर्पण, क्या चाहते हैं आप? मैम मैं ये चाह रहा था कि जो भी, देखिए अगर मैं लीगली जा रहा हूँ, इसमें कोर्ट में जा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है इस चीज में जी। मेरे को, मैं आपको छोटी एक चीज बता रहा हूँ कि मेरे को प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है जी, ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब या जॉब जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिक्योर रहे, और कोई भी कान जो भर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ ना चले। देखिए मेरा भी अपना लाइफ है। चलिए ठीक है, सिक्योर्ड ये कैसे रहें, शायद जिस तरह का पारिवारिक समस्या इनको चल रही है उसमें मुझे लगता है कि ये किस एज में अडॉप्ट हुए हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि ये जो है इनसिक्योर हैं, जिसकी वजह से जैसे ये जो सोशल एजेंसीज होती हैं, जाती हैं घर पर, तो कंसल्टेशन और एक तरह से इनको सोशल एजेंसीज से बात करनी चाहिए ताकि वो जो है इसका समाधान कर सके। सबसे बड़ा सवाल कि अडॉप्शन लीगल है या नहीं, ये अडॉप्शन लीगल का इनको बताना पड़ेगा कि अडॉप्टेड मीन्स ये किस एज में अडॉप्ट हुए हैं, और ये हिंदू अडॉप्शन एक्ट के तहत 1956 के प्रोविजन को मीट करते हैं कि नहीं ये। और ये इनको जो जिन्होंने अडॉप्ट किया है एज ए अडॉप्टिव मदर एंड फादर, जो भी मदर कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छे हैं अदरवाइज, तो उनका इंटेंशन अभी चेंज क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो इनको एक तरह से कंसल्टेशन करना चाहिए और सोशल एजेंसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि कानून के उसमें तो ये जाना नहीं चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल है उमेश अग्रवाल जी का, गोद लेने के बाद यदि मूल माता पिता वापस अपना बच्चा चाहें तो गोद लेने वाले दंपति की कानूनी स्थिति क्या होती है? हिमांशु जी क्या करना चाहिए? ये पूछ रहे हैं कि अगर गोद ले लिया उसके बाद माँ बाप कह रहे हैं कि हमें बच्चा वापस हमारा चाहिए, तो क्या करें? ये नहीं हो सकता है जी, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। हाँ, वो वापस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स क्या दीपशिखा जी कोर्ट में आते हैं जहां बच्चे को वापस मांगा जाता है? वो वापस मांगते हैं, बट ये दे कैन नॉट रिटर्न दैट और दे कैन नॉट आस्क, बिकॉज वो पूरा एक सेरेमनी के तहत इन्होंने किया हुआ है, एक तरह से अडॉप्ट किया है। इंट्रिंसिक एक इनहेरेंट मतलब कहना चाहिए कि इनहेरिटेंस पूरा लॉ एक वो होता है कि आप जो है मन से आप अडॉप्ट, किसी को आप गिवर हैं एंड दे आर टेकर, तो आप जब एक को दे रहे हैं और उसकी एक तरह से अपने नेचुरल राइट्स जो है अपना माँ बाप का वो आप अडॉप्टिव पेरेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगेन यू कैन नॉट टेक, अगेन यू कैन नॉट प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वो वापस लेकिन कानूनी प्रक्रिया इसमें बेहद जरूरी है। हाँ। और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द लॉ की कितने डीड है, क्या क्या सारी प्रोसेस क्या किया इन्होंने। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद इलियास हैं। पूछिए इलियास साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी पूछें। जी मैम, मेरी सिस्टर एक बच्चा लेना चाहती हैं, तो उसके लिए सर क्या फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करनी पड़ेगी, पेपर वगैरह जो भी? फॉर्मेलिटी के बारे में हम लगातार बता रहे हैं, कार्यक्रम आप देखिएगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पॉइंट्स में समझा रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कैसे करना होता है। लेकिन इनके मामले में हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहले एक एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हमारी वेबसाइट पे जाइए www.carakara.nic.in। इस पे जाएंगे तो नीचे साइड में आपको रजिस्ट्रेशन की एक बटन मिलेगी, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इन कंट्री ऑर्फन अबैंडन्ड सरेंडर्ड बच्चों के लिए एडॉप्शन का एक लिंक मिलेगा। उसको क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, और वहीं पे फॉर्म भरना होता है, अलग से कोई एप्लीकेशन देना नहीं होता। ऑनलाइन आप भरेंगे फॉर्म और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के समय आप जहाँ भी अपना एड्रेस भरते हैं वहाँ के लिस्ट आ जाएगी अपने आप ही ड्रॉप डाउन मेनू में एजेंसीज़ की। अगर आप जैसे दिल्ली से भर रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में 11 एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं, तो इन 11 एजेंसीज़ की लिस्ट नाम आ जाती है। आपकी जो भी नियरेस्ट है आप उनमें से एक को चुन लें, वो एजेंसी आपके घर आके होम स्टडी करती है। तो आपकी होम स्टडी की प्रक्रिया तकरीबन 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी सूटेबिलिटी एजेंसी जांचती है और वो डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे एजेंसी अपलोड कर देती है। भरते समय एप्लीकेशन आपको 3-4 चॉइस भरने की ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले चॉइस तो होता है कि आप किस सेक्स के बच्चा को लेना चाहते हैं, जिसमें मेल फीमेल या नो चॉइस भी दे सकते हैं जी। दूसरा चीज़ होता है एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, 0 to 2, 2 to 4 ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, बट इसमें कॉम्पोजिट एज का है। अगर दंपत्ति का कंबाइंड एज 90 साल से कम है तभी वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को चुन सकते हैं। अगर 90 से क्रॉस हो गया है और 100 से कम है तो उनको 4 साल से ऊपर का बच्चा मिलता है। अगर 100 से भी क्रॉस हो गया है तो 8 साल से ऊपर के बच्चे ले सकते हैं, और अगर 110 से क्रॉस हो गया है तो एलिजिबल नहीं है अडॉप्शन के लिए। तो इसके हिसाब से वो करते हैं। तीसरी ऑप्शन आपको चुनने को मिलती है किस जगह से आप बच्चा लेना चाहते हैं। मैं आज अगर दिल्ली में हूँ बट मैं बिलोंग करता हूँ अगर साउथ के किसी स्टेट से, और मैं चाहता हूँ कि साउथ का ही कहीं से बच्चा लूँ, तो वो ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं 3 स्टेट आप कोई भी दे सकते हैं,
या चौथा ऑप्शन आप ये भी दे सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया। और अगर आप स्पेसिफिक किसी एक ही स्टेट से लेना चाहते हैं तो तीनों चॉइस में आप सेम स्टेट का नाम डाल दें, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये चॉइस भर के आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक मेल है हमारे पास आनंद शर्मा का, संपत्ति से जुड़ा सवाल है इनका। कह रहे हैं कि मैं दत्तक पुत्र हूँ और संपत्ति को लेकर मेरे भाई बहनों से विवाद चल रहा है, मेरे अधिकार क्या हैं, क्या किस तरह से इनके अधिकार संरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल उनके अधिकार संरक्षित है। उनके वे सभी अधिकार हैं जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को होता है। दे आर इक्वल, दे हैव गॉट इक्वल राइट्स। तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में उनका समाधान होगा। उनका बराबर का अधिकार है और बच्चों के साथ जितना और बच्चों को अधिकार है उतना इनको भी अधिकार है, एक अडॉप्टेड चाइल्ड को भी उतना ही अधिकार है। जी, सिंगल मदर्स के लिए क्या नियम है, ये सवाल पूछ रही हैं निकिता, और कह रही हैं कि क्या उम्र इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया है? मैं अभी 25 साल से कम उम्र की हूँ लेकिन बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो दीपशिखा जी को भी बता दीजिए। वो मेल अडॉप्ट करना चाह रही हैं या बेटी अडॉप्ट करना चाह रही हैं? इन्होंने फैसला नहीं लिया है, तो अगर वो मेल अडॉप्ट कर रही हैं तो फिर उनको 21 साल का वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक बार फिर से क्वेश्चन बोलेंगे कि जस्ट आई वांटेड टू लिसन लीगली। जी, ये कह रही है कि मैं 25 से कम उम्र की हूँ और बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ, सिंगल मदर के लिए क्या नियम है? शी कैन अडॉप्ट, शी कैन अडॉप्ट। जैसे अभी सुष्मिता सेन और बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया है तो शी कैन अडॉप्ट, शी हैज। अगर बालिग है तो आप अडॉप्शन में जा सकते हैं। 18 साल से उम्र ज्यादा है तो कर सकते हैं। नहीं, सिंगल लेडी है, 18 साल से ऊपर है, बालिग है, वो अडॉप्ट कर सकती है। जी, क्या मैं बताऊं? जी। एडॉप्शन में सिंगल मेल, सिंगल फीमेल और दंपति कोई भी एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले कंडीशन है कि कोई एडॉप्टेड, जेजे एक्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एडॉप्टिव पेरेंट और एडॉप्टेड चाइल्ड के बीच में मिनिमम 25 साल का गैप होना चाहिए। ये जेजे में है, ये जेजे एक्ट में दिया हुआ है। तो ये जेजे एक्ट की बात कर रहे हैं एडॉप्शन में लेने के लिए। तो अभी इनकी अगर उम्र 25 साल नहीं हुई तो ये भी एलिजिबल नहीं है इवन एज अ सिंगल पेरेंट। जी, ओनली आफ्टर शी क्रॉसेस 25 शी वुड बी एलिजिबल टू अडॉप्ट दैट टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर मान लीजिए ये 2 साल के बच्चे अडॉप्ट अगर करना चाहती हैं तो कम से कम उस समय इनकी उम्र 27 साल होनी चाहिए। तो ये जेजे एक्ट में सबसे पहले अनिवार्य है। एज फार एज सिंगल फीमेल इज कंसर्न्ड, शी कैन अडॉप्ट एनी सेक्स चाइल्ड। फीमेल भी ले सकते हैं, मेल भी ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। सिंगल मेल जो है वो फीमेल चाइल्ड नहीं ले सकता है। कपल कोई भी चाइल्ड ले सकता है। दिस इज द प्रोविजन, शी कैन वेरी वेल रजिस्टर। एक और हम अभी प्रावधान कर रखे हैं, जो 40 साल से ऊपर की सिंगल महिला हैं उनको हम थोड़ी प्रायोरिटी भी देते हैं एडॉप्शन में अंडर द जेजे एक्ट अंडर रेगुलेशंस। तो निकिता को अभी इंतजार करना होगा 2 साल। लेकिन हामा के अंदर 1956 एक्ट एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में शी कैन अडॉप्ट। जी, तो जेजे के अलावा क्या हामा में एज डिफरेंस का कुछ है फर्क? हामा में 21 साल जो है पेरेंट और बच्चे के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। और ये हामा में सोर्स अगर ये रजिस्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई गिवर भी होना चाहिए। तो अगर ये चाह रहे हैं कि रजिस्टर करके लें तो ऑब्वियसली मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये ऑर्फन अबैंडन या सरेंडर बच्चा किसी ऑर्फनेज से लेना चाहते हैं। तो कोई भी ऑर्फनेज हामा में बच्चा दे नहीं सकता है। तो वो जेजे के तहत देगा। इफ शी इज टेकिंग फ्रॉम हार्मोनियस तब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत ही जाना पड़ेगा। बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन अडॉप्शन के लिए जो रास्ता है उसे सरल से सरल बनाया गया है। कई अमेंडमेंट्स भी बाद में किए गए और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज अडॉप्शन लॉज को लेकर आप जागरूक हुए होंगे, प्रेरणा भी आपको मिली होगी कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपने भावनात्मक खुशियों के लिए बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पे भी हमें आगे आना चाहिए और ऐसे बच्चों का हाथ थामना चाहिए जो माता पिता की चाह रखते हैं, उन्हें ज़रूरत है और हमें भी माँ बाप बनने का सुख मिल सकता है अडॉप्शन लॉज के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चों को लेकर। अगले हफ्ते 26 जनवरी है और हम गणतंत्र दिवस के दिन परेड का